Hello friends, here we have to discuss essay paper of 2024. Okay, obviously 2024 में जो essay paper हमारा आया है CSE का, obviously CSE मेंस का, UPSC CSE मेंस का, उसमें जो टॉपिक्स आए और टॉपिक के रिलेटेड हमें आज डिस्कशन करना है. वी हैव टू गो थ्रू ऑल टॉपिक्स, ऑल दोज 8 टॉपिक्स जो हमारे यहाँ पे हमें essay के पेपर में मिलेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं. ओके इनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट नोशंस है, इंपॉर्टेंट अगर है ना कोट्स है, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट्स है, वो भी हम प्रॉपरली यहाँ पे इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट आते हैं. ओके और है ना ये पेपर कैसा था, ये एक तरह से ना सिंपल था या फिर एवरेज था या फिर हार्ड था, ये तीनों में से एग्जैक्टली कौन से स्तर पर ये पेपर आया है, वी हैव टू डिस्कस रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर पैरामीटर ऑल्सो. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एसे. ओके जो सेक्शन ए आता है उस सेक्शन ए में से दैट विल बी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर. फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके फॉरेस्ट प्रिसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे में, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू मार्क डाउन ऑल दोज कीवर्ड्स. ओके सारे कीवर्ड्स मार्क करने हैं. अगर इसी पर्टिकुलर इसमें जाएंगे तो पहला कीवर्ड आता है फॉरेस्ट, सेकेंड आता है नथिंग बट सिविलाइजेशंस. ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ सिविलाइजेशन, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो. ओके एंड द थर्ड वन इज डेजर्ट. ओके तो अगर ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आता है. इस पर्टिकुलर एसे 2024 में अगर देखा जाए तो देयर इज अ ब्लेंड ऑफ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आल्सो एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आल्सो. ओके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रिलेटेड विद हिस्टोरिकल, ओके टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, जियोग्राफिकल, ऐसे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, जो डिसिप्लिन है, उनका एक ब्लेंड हमें इस पेपर में मिलता है विच इज क्वाइट गुड. ओके एंड इसमें देखा जाए तो देखो फॉरेस्ट ये पहले यहाँ पे आ गया. तो ये जो फॉरेस्ट प्रिसीड सिविलाइजेशन वाली जो बात है, इसमें हम ये ना हम दे सकते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल यहाँ पे डाल सकते हैं. हमारे हिस्टोरिकल एंगल अगर डाल दिया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड आपको सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से उसका अंत हुआ था. ओके तो उसका हम यहाँ पे ना एग्जाम्पल दे सकते हैं. उसके बाद और दो डिसिप्लिन को हमें ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा. वी हैव टू थिंक अबाउट जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. ओके देयर आर वेरियस एनवायरमेंटल एसोसिएशंस, लॉज, ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स, ओके जो इस पर्टिकुलर ऐसे में जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, जिनका हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर. ओके तो ये फर्स्ट हो गया हिस्टोरिकल, सेकंड हो गया जियोग्राफिकल एनवायरमेंटल और थर्ड हो गया हमारा सोसाइटी एंड कल्चर. ये तीन टेनेट्स में भी अगर हमने आंसर लिख दिया तो हमें यहाँ पे आंसर क्लियर हो जाता है और इससे में मैक्सिमम स्कोर हो जाता है. ओके मैक्सिमम स्कोर लाना जिसके लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी आंसर लिखना पड़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके आंसर लिखना पड़ता है. और इसीलिए ना ये ऐसे का जो क्वेश्चन है वो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ अगर जब देखते हैं ना तभी हमारा आंसर अच्छा आता है. ओके इसीलिए हमें हिस्टोरिकल एंगल भी डालना है, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल मैंने स्टार्ट थोड़ा मर्ज कर दिया उसको भी डालना है, एंड सोसाइटी एंड कल्चर वाला जो एस्पेक्ट है वो भी डालना है कि हमें सोसाइटल एस्पेक्ट हमारे कैसे है, हम किस तरह से सोसाइटी को देखते हैं, हम किस तरह से सिविलाइजेशन को देखते हैं, जो सिविलाइजेशन के वैल्यूज होते हैं उन वैल्यूज के ऊपर भी डिपेंड है कि किस तरह से फॉरेस्ट का कन्वर्जन डेजर्ट की तरफ जा सकता है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द सोशियो कल्चरल फैक्टर. ओके सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे. ओके उस तरह से सोचेंगे ना तभी आंसर आएगा और अच्छी तरह से आंसर आएगा. ओके सिर्फ आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी आना चाहिए, मल्टी सब्जेक्ट में आना चाहिए. बहुत लोग उसको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग भी बोलते हैं, चलो ये भी वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. तो ये फॉरेस्ट प्रिसीड सिविलाइजेशन वाला फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था. ओके ऐसे बहुत सारे 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हमें मिलते हैं. ओके और सारे के सारे क्वेश्चन हमें वहां पे देखने हैं. ओके यहाँ पे जनरली है ना कि फिलोसॉफिकल अगर यहाँ पे पॉइंट डाल दिया थोड़ा सा तो ह्यूमन नेचर रिलेटेड पॉइंट डाल सकते हैं. ओके जैसे पता है महात्मा गांधी जी ने भी ह्यूमन नेचर रिलेटेड बोला है कि ह्यूमन नेचर है ही ग्रीडी. ओके उनको सब कुछ चाहिए, उनको नीड के जितनी उनकी नीड है उससे ज्यादा चाहिए ह्यूमन को, ये महात्मा गांधी जी ने भी बताया है, वो भी हम यहाँ पे कोट इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके तो गांधी जी का कोट इस्तेमाल करना विल बी फार मोर यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर एसे अगर आप ये एसे सिलेक्ट करते हो तो. सेकेंड एसे में अगर देखते हैं तो क्या लिखा है, देखो हिंदी में भी पढ़ते हैं चाहे तो, देखो क्या पढ़ा है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य हो गए. और इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. ओके
एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर में ये फ्यूचर ऑफ वर्ड ले लो तो ये हो गया कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड ऑफ दी, ये कीवर्ड एक सेट ले लिया हमने, एम्पायर्स ऑफ दी माइंड। अगर ये ना मतलब ये फ्यूचर वाली बात कर रही है, मतलब ये कौन से ईयर में ये बात कही गई थी और किससे कही गई थी, अगर ये आपको पता होगा तो ज्यादा अच्छा होगा आंसर लिखने के लिए। तो ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने, आपको पता रहेगा विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड व्हाट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तकरीबन 1943 के समय उन्होंने ये बात कही थी और उनका कहना यही था, उनका कहना क्या था, यही था कि आगे जाके जो लैंड बेस एम्पायर होते थे पहले, जो लैंड बेस एम्पायर होते थे पहले, जैसे रोमन एम्पायर, एस्टेक एम्पायर, बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे। ओके, वो लैंड बेस एम्पायर का जगह एक तरह से आइडिया बेस एम्पायर, एक तरह से माइंड बेस एम्पायर, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्ली इंटेलिजेंस बेस एम्पायर लेने वाले हैं। अगर इंटेलिजेंस बेस एम्पायर उनकी अगर जगह लेने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इंटेलिजेंस बेस एम्पायर क्या होगा, किस तरह से होगा। उन्होंने वही बात की थी कि माइंड से उनका लेना क्या है, इंटेलिजेंस की तरफ वो जा सकते हैं। ओके, ये अलग अलग बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं, तो क्रिएटिविटी कैसे रहेगा, किस तरह से होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि आगे जाके क्या होगा। अगर है ना माइंड का एग्जांपल ही हम लेंगे तो हमें पता रहेगा कि आज भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे मेटा है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में मेटा के अंडर आते हैं, एप्पल है, गूगल है, ऐसे काफी सारे अलग अलग संस्थाएं हैं जो है ना माइंड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जैसे ना हम बोल सकते हैं कि हमने एप्पल, गूगल, वैसे उनका नाम दे दिया स्पेस एक्स करके आता है, इलॉन मस्क का, आपको ये नाम जरूर पता होगा, तो उनका भी जिक्र हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये डिमांड करता है, ये जो क्वेश्चन है ऐसे का, ये डिमांड करता है कि आप उनका जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आगे जाके हमें देखेगा कि ये जो होप दिखाई गई है विंस्टन चर्चिल के स्टेटमेंट में, ये दो चीजें यहाँ पे दर्शाता है। एक, अगर हिस्टोरिकल एंगल में अगर जाना भी है तो कैसे जा सकते हैं हिस्टोरिकल एंगल में, कि उन्होंने एक बताया था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर वॉज अ लैंड बेस एम्पायर, उसका सन सेटिंग की तरफ ये बता रहे हैं कि सन सेटिंग ऑफ दी ब्रिटिश एम्पायर। सन सेटिंग मतलब क्या, ये पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाएगा, इसका भी बता रहे हैं। ऑब्वियसली विंस्टन चर्चिल खुद ब्रिटिश एम्पायर की तरफ थोड़े से ज्यादा फेवर में थे, लेकिन ये भी ये जानते थे कि भाई ये पूरी तरह से रहने वाला नहीं है, ये कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है। और वो जानते हैं कि आगे जाके एम्पायर जो रहेंगे वो लैंड बेस नहीं रहेंगे, तो वो माइंड बेस रहेंगे। ओके, सो वी हैव टू गिव मोर एंड मोर टाइम, मोर एंड मोर मनी ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस। ओके, वो उस समय की ये बात वो पहले से जानते थे, जो अच्छी बात है। अगर आगे बढ़ते हैं, ये हमने दो ऐसे का थोड़ा डिस्कस कर लिया, आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या लिख सकते हो आप उसमें। ओके, एक एक पॉइंट के ऊपर आप कम से कम 80-90 वर्ड्स तो आराम से लिख सकते हो, उतना तो आप जानते ही हो। ओके, और वैसे ऐसे किस तरह से लिखना है, क्या करना है, ये जो ऐसे 4, 5, 6, 7 टॉपिक आ जाते हैं, वो उनमें किस तरह से हमें जाना है वो हमें देखना पड़ेगा। कि हमें पता है कि अगर माइंड में अगर देखेंगे, जैसे मेटा का एग्जांपल देख लिया, इंटेलिजेंस का एग्जांपल देख लिया, क्रिएटिविटी का एग्जांपल देख लिया, तो आपको माइंड के ऊपर जो कंट्रोल करेगा, जो माइंड के ऊपर जो कंट्रोल करेगा, जैसे सोशल मीडिया भी हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर सिंपली लिखते हैं मीडिया, मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर मीडिया भी आ जाएगा, उसके बाद हम टीवी मीडिया भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया भी कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं। लैंड बेस्ड एम्पायर की जगह पे अभी ये एक एम्पायर बनाने के लिए एक अलग अलग टूल्स है, जो माइंड बेस्ड टूल्स है, जो एम्पायर माइंड बेस्ड है, जिनका ये कहना किसका था, विंस्टन चर्चिल जी का कहना था। 1943 के इर्द गिर्द उन्होंने ये बात कही थी। ओके, सो ऑब्वियसली अगर थर्ड स्टेटमेंट में अगर जाना है तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ऐसे और सिंपल ऐसे, फिलोसॉफिकल ऐसे, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, हैप्पीनेस इज द पाथ। ओके, थोड़ा सा एंड मीन वाला गेम हो गया ये गांधी जी का। ओके, गांधी जी कभी कभी बात करते हैं ना कि एंड होता है इंपॉर्टेंट या मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, है ना। एंड मतलब जो लास्ट में चाहिए वो, तो एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मीन्स है, मतलब किन चीजों का इस्तेमाल करके आप वो एंड पाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीनेस ही हमारा क्या है, एक तरह से मीन्स है, हैप्पीनेस ही हमारा पाथ है, और हैप्पीनेस की तरह तरह अगर हम जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से सब कुछ मिल जाएगा। ये किसका कहना था, ऑब्वियसली दिस अ पार्ट टू हैप्पीनेस वगैरह, ये जो है हम गांधी जी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे होती ही नहीं है। ओके, अभी है ना सेकंड क्या देखो, ये तो फिलोसॉफिकल ऐसे हो गया, आप इसमें आराम से अपना जो लिख सकते हो, जैसे है ना हम 3P कहते हैं जनरली। 3P मतलब क्या आता है, प्रेस्टीज आता है,
लोग प्रेस्टीज के लिए काम करते हैं, पावर के लिए काम करते हैं, ओके, और पेमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन है ना ये करते समय उनका आखिरी ये क्या रहता है कि हमें पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, पावर चाहिए, प्रेस्टीज, इज्जत चाहिए, और ये चाहने के इनका इरादा क्या होता है, क्योंकि ये सब मिलेगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, वो हैप्पीनेस को एंड मानते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि हैप्पीनेस एंड नहीं है, हैप्पीनेस मीन है। हैप्पीनेस एक तरीका है जिससे आप वो सब कुछ प्रॉपरली वो समझ के लेना है कि आप हैप्पी हो, वो चढ़ के लेना है, ओके। जैसे कि ना बहुत ही ऐसे सुंदर एक छोटी सी कथा बोली जाती थी कि ना समुद्र के यहाँ पे एक आदमी ऐसा बैठा था, सिंपली बैठा था, ओके, एक ऐसा बैठा था और उसका जो है ना मछली पकड़ने वाला उसका जो रॉड था उसने बाजू में फेंक दिया था, उसको ध्यान नहीं दे रहा था। तो एक बिजनेसमैन आया, उसको बोला कि भाई तू ये क्या कर रहा है, अरे जल्दी से रॉड उठा अपना, जल्दी से अपना ना मछली पकड़ ले और पैसे कमा। तो मछली पैसे कमाऊंगा तो क्या करूंगा, अरे तो और मछली क्या करेगा, तू बाजार में बेच सकता है, बाजार में बेचेगा तो तुझे क्या पैसा मिलेगा, तो और क्या करेगा, और है ना तू है ना बड़ी जहाज ले लेगा, बड़ी जहाज से बड़ा नेट भी ले लेगा, बड़ी नेट में और ज्यादा फिश आ जाएंगे, और ज्यादा फिश आएंगे तो और पैसा कमाएगा। तो उसने मछुआरे ने ये पूछा उस बिजनेसमैन को कि तो उसके बाद क्या करूंगा, अरे तो उसके बाद तो आराम कर सकता है, उसके बाद तो मजा कर सकता है, उसके बाद तो हैप्पी रह सकता है। तो उस मछुआरे ने बोला तो अभी मैं कौन हूं, अभी तो मैं हैप्पी हूं, मुझे है ना मेरे परिवार के लिए जितना मिल रहा है वो मैं लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होना चाहिए, इस तरह से जाना नहीं है। ऑब्वियसली आपका न्यूट्रल एस्पेक्ट इसमें दिखना चाहिए। आप इस तरह से थोड़े बहुत केस स्टडी जैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मोरल ऑफ द स्टोरी जैसा भी लिख सकते हो। अभी है ना नेक्स्ट जो है वो क्या है, द डाउटर, जो डाउट करता है वो इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अभी ये किसने कहा रहेगा, वो साइंस से कुछ ना कुछ तो रिलेट तो होगा ही, ओके। ये कहा था क्लाउड बर्नार्ड ने, ओके। क्लाउड बर्नार्ड आपको पता रहेगा फिजियोलॉजी के, मॉडर्न फिजियोलॉजी के अगर देखा जाए तो फादर उनको कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न फिजियोलॉजी उनको कहा जाता है, मॉडर्न मेडिसिन के रिलेटेड भी उनका नाम लिया जाता है। तो उनका ये जो कहना है, ये क्या कहते हैं कि डाउट अगर जब होता है आदमी को, तब आगे जाके कभी ना कोई तो इन्वेंशन शायद हो सकते हैं। तो जब डाउट होगा तो इन्वेंशन होगा, डिस्कवरीज होगी, ओके। लेकिन आपको पता रहेगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो दो चीजें होती है, एक चीज मतलब रहता है डाउट, तो आपको डाउट करना है, और दूसरा चीज रहता है जो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब ये पक्का है, इसको मैं प्रूव करूंगा, अभी इसको मैं प्रूव करूंगा, वो डाउट नहीं ले रहा हूं मैं, डायरेक्ट प्रूव करूंगा, ओके। तो कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस होता है कि हमें कुछ तो इन्फरेंस करना है, हमें कुछ तो एक समझ लेना है कि भाई ये तो होता ही होता है, एक समझ के लेना है। और कुछ लोगों का दूसरी तरफ से कहना है कि डाउट भी करना चाहिए। एक तरह से हम ये जान सकते हैं कि ये डाउट एंड जो हाइपोथेसिस है, दे आर नथिंग बट द टू कॉइन्स ऑफ द सेम, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ओके। और वो कॉइन क्या है, साइंस, ओके। साइंस में आपको डाउट भी करना होता है और है ना थोड़ा सा इन्फरेंस करके हाइपोथेसिस भी मेंटेन करना होता है। अगर आप दोनों करोगे तो आपका अच्छी तरह से मिल जाएगा। जब आप डाउट करते हो ना, अच्छी तरह से डाउट करते हो, अच्छी तरह से समझ के लेते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको एक तरह से फिलोसॉफी आपकी डेवलप हो जाती है। आप है ना बहुत अलग अलग वे में सोचते हो कि किस तरह से ये डाउट में इसके ऊपर ले रहा हूं, और जिसके वजह से हमारा विजडम भी प्रॉपरली डेवलप होता है। और विजडम जब प्रॉपरली डेवलप होगा, विजडम इज फार मोर ग्रेटर देन आवर इंटेलिजेंस। विजडम और इंटेलिजेंस के हिसाब से विजडम काफी ज्यादा अच्छी चीज है। अगर जब विजडम आता है हमारे पास तो हम आगे जी जा सकते हैं। यहाँ पे डाउट करना मतलब निहिलिज्म की तरफ जाना इतना भी नहीं है। निहिलिज्म आपको पता रहेगा, निहिलिज्म आता है, रशियन एक थिंकर थे जिन्होंने निहिलिज्म की सोच रखी थी। निहिलिज्म का मतलब क्या आता है, एन जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप है ना चाहे तो थोड़ा एक्सट्रीम में जाके फिर से ना आपके ऐसे को फिर से बैलेंस की तरफ लेके आ सकते हो। अगर आपको ऐसे बैलेंस ये दिखना चाहिए तो आपको एक्सट्रीम क्या होता है ये भी आप दिखा सकते हो कि भाई ये एक्सट्रीम है, ओके, और मैं जो लिख रहा हूँ वो बैलेंस है। तो निहिलिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम की तरफ जाता है, वो सोचता है कि दुनिया में जो कुछ है ये सब कुछ डाउट लेने जैसा है, ओके। नथिंग इन द वर्ल्ड इज रियल, नथिंग इन द वर्ल्ड इज रियल। ये कौन बोलता है, ये निहिलिज्म की सोच बताती है, ओके, ये निहिलिज्म की सोच बताती है। तो उनकी सोच क्या होगी, थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना ज्यादा ही डाउट ले रहे भाई, हर चीज के ऊपर डाउट ले रहे हैं निहिलिज्म वाले, है ना। तो उतना भी नहीं सोचना है, तो उतना ये मेंशन कर सकते हो आपके ऐसे में। तो आपका ऐसे ना थोड़ा दिखता है कि आप बैलेंस की तरफ जा रहे हो, कि एक्सट्रीम मेंशन करके बैलेंस की तरफ जाना, ये भी आप ऐसे में यूज कर सकते हो। एक अलग अलग तकनीकों को मैं जितना जो याद आता जा रहा है ना, ये करते करते मैं बताते जाऊंगा आपको अलग अलग तकनीक क्या होती है, कौन कौन से टेक्निक से आप आपका ऐसे ज्यादा से ज्यादा बैलेंस तरीके से लिख सकते हो।
तो ये 4 ऐसे हो गए। द फिफ्थ ऐसे ऑब्वियसली सेक्शन बी में जो है ये काफी अच्छा सिंपल डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ओके, हमने 4 ऐसे अभी देख लिए, जो हमने फॉरेस्ट वाला देख लिया, जिनमें हमने देखा था कि हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल, ज्योग्राफिकल, सोसाइटी रिलेटेड अलग अलग एंगल हम डाल सकते हैं। अगर भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, वो हमारे विंस्टन चर्चिल जी का था स्टेटमेंट। उन्होंने यही बताया था कि ना फ्यूचर में जाएंगे तो माइंड का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा। हम बता सकते हैं कि मीडिया रहेगा, इनोवेशन रहेगा, इनोवेटिव सोच रहेगी, इंटेलिजेंस रहेगा, वो सब कुछ। और देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, वो तो सिंपल बात है। ओके, उसके बाद प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है, वो हमने देखा क्लाउड बर्नार्ड जी का वो स्टेटमेंट था। ओके, और है ना पूछना ही चाहिए ना, अगर देखो ना ये तो पूछना ही चाहिए ना, डाउट करना ही चाहिए। अर्थ फ्लैट है या फिर है ना स्फीयर है या फिर जियोइड शेप का है, जो उसका खुद का शेप है एक्चुअली। ओके, ये जब डाउट करोगे तो अच्छे से आपका आंसर मिलेगा, आप है ना अच्छे से प्रूव कर सकते हो। ओके, अब बाद में आप देख भी सकते हो कि ये क्या क्या आंसर्स आते हैं, किस तरह से आंसर्स आते हैं। अभी ये हो गया सेक्शन ए वाला हो गया। अभी हम सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में सोशल मीडिया वाला है। सेक्शन बी है क्या यहाँ पे? हाँ है यहाँ पे। तो सेक्शन बी में क्या देखते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया रिलेटेड पूछा है। सोशल मीडिया, एग्जैक्टली सोशल मीडिया पूछा है क्या, उसके साथ साथ और भी हमारे कीवर्ड्स है। तो ये हमारा क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, इसको हम फोमो कहते हैं। ओके, और है ना यूथ में ये चलता रहता है, और उसमें अंदर डिप्रेशन नाम का एक वर्ड भी हम ले सकते हैं, और लोनलीनेस नाम का भी वर्ड ले सकते हैं। अभी ये जो मैंने वर्ड्स मार्क किए हैं, दोज आर नथिंग बट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स with which we can totally base our structure of the essay. ओके, उस पे ऊपर हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए एसे का। जो फोमो आता है, ये फोमो से ही आगे जाके हमें पता है कि अलग अलग चीजें आती है, जैसे एंजाइटी होता है कि भाई फोमो मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोग जो कर रहे हैं, वो लोगों का जो हमेशा का है ना काम जो है, उनके साथ में कैचअप कर पाता हूँ कि नहीं, वो जो कर रहे हो तो वही मैं कर पाता हूँ कि नहीं है। ओके, अभी सभी सारे के सारे लोग तो ये ना क्या कर रहे हैं, रील्स के ऊपर नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। आई एम व्हाट वी कैन से इन द फियर ऑफ मिसिंग आउट दोज पर्टिकुलर इवेंट्स और दोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज, वो मुझे मिस कर रहे हैं। अगर सारे लोगों को अपने फोटो डाल रहे हैं अपने सपोजली गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, तो मुझे भी डालना चाहिए, सबको यही करना है। भाई ऐसा नहीं होता। ओके, उससे एंजाइटी होती है। आपको आपकी सोच के हिसाब से जाना है, फोमो करके नहीं चलेगा। फोमो एक तो एंजाइटी लाता है, नहीं तो आपको एडिक्शन की तरफ भी लेके जा सकता है। तो दो बाय लैटरल वे में हमें जाना है कि अलग अलग देखेंगे, एक तरह से ना थोड़े से निगेटिविटी की तरफ जाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएंगे। और वैसे देखा जाए तो एडिक्शन इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, बट इट्स एंजाइटी की तरफ से थोड़ा सा चलो ओके है, चलो कंसिडर कर लेते हैं। और हमें इस पर्टिकुलर इसमें एंजाइटी की तरफ जाना है ना, क्योंकि डिप्रेशन लोनलीनेस कहा गया है। अभी ये भी बात आ जाती थी कि लोनली एंड अलोन, ये दोनों अलग अलग बात होती है। एक तरह से ना अकेला होना, अलोन होना, और लोनली होना, दो आर नथिंग बट द टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, जब है ना हम करते हैं कि मेरे पास है ना 100-150 मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो रही, अच्छी तरह से कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, सब अपने मोबाइल पे घुसे हुए हैं। तो आप है ना साथ हो किसी ना किसी के, आप अलोन नहीं हो लेकिन लोनली हो। ओके, तो अलोन और लोनली ऐसे दो तरीके से वहां पे कंसिडरेशन भी किया जाता है। ओके, तो वो बात में हमें जो ये ऐसे पूछा गया है, ये जरूर डिस्क्रिप्टिव टाइप है, बट वी कैन राइट डाउन सर्टेन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। व्हाट इज एग्जैक्टली लोनलीनेस, व्हाट इज एग्जैक्टली वी कैन डिस्कस हियर, अलोन क्या होता है, लोनलीनेस क्या होता है, वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली उसके बाद 6 नंबर का आता है हमारे, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। अगर है ना थोड़ा सा है ना बुरे कंडीशन हो गए, बैड कंडीशन हो गए, सारे मेन उसकी तरफ जा सकते हैं। बट टू टेस्ट द कैरेक्टर वी हैव टू गिव हिम अ पावर। अभी ये भी स्टेटमेंट किसी ने दिया है, और किसी अच्छे पर्सन ने दिया है जो काफी पावर एक्सरसाइज किए थे। ओके, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। ओके, अब्राहम लिंकन जी है, सबको पता रहेगा ऑब्वियसली। ओके, इनका ये स्टेटमेंट था, और हमें ये भी स्टेटमेंट पता है, ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ओके, जो है ना हमारा ये स्टेटमेंट था लॉर्ड एक्टन का, उनके बारे में हमने ये पहले से पढ़ा था, ये पहले आ भी चुका है। उसके ही रिलेटेड ये है कि अगर कोई है ना हम खराब कंडीशन में है, कोई अगर है ना बैड कंडीशन हमारे यहाँ पे है, तो बैड कंडीशन किसी भी पर्सन का कैरेक्टर नहीं दिखाता। अगर हमें उसका प्रॉपर कैरेक्टर रिवील करना है, इन दैट पर्टिकुलर सेंस वी हैव टू गिव हिम और हर द पावर, ओके, विथ विच ही कैन
कंक्लूड दैट कि मुझे ये पावर किसको यूज करना है, मेरे ना ऑब्वियसली लोगों के लिए यूज करना है, ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए यूज करना है, खुद के बेनिफिट के लिए यूज करना है, किसके लिए यूज करना है। जब वो ना आदमी उस तरह से सोचता है तो उसका कैरेक्टर बाहर निकल के आता है। तो उसका कैरेक्टर निकलने आने के लिए अब्राहम लिंकन ने यही किया था कि ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन उसी तरह से दिखता है कि हाउ ही और शी कैन यूज द पावर विथ विच ही कैन बी एम्बाइडेड। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि पावर वही करता है कि आपकी जो इनर्ट वैल्यूज है, इनर्ट ट्रेट है, आपकी जो अंदर की सोच है, उनको एक तो एम्प्लीफाई करता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर देता है। दो तरह से, मतलब आपकी अगर बुरी एक पर्टिकुलर हैबिट है तो पावर उसको एम्प्लीफाई करेगा, या फिर है ना आपकी गुड हैबिट है उसको शायद डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और ये वाइस वर्सा भी चलता रहता है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, तो ये शायद हमारा 6 नंबर का था। तो अभी 7th एंड 8 हमारे बचे हुए वो भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। जो हम बड़े बड़े आइडियाज देखते हैं वो हमेशा एक सिंपल सोच की तरह से ही निकलते हैं। इसमें हम है ना दो इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं कि जब भी है ना एक छोटी आइडिया होती है, कम से कम स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से होता है। और नीचे भी इसी तरह से दिखाई, देखो, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ओके, ये कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग जो है, ओके, ये क्या होता है, ये जिसका कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग है ये थोड़ा सा कम होता है कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग से, उसकी कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ओके, तो ये दोनों अगर देखना है, पहले 7 की तरफ जाते हैं। 7 में वही है कि सिंपल आइडिया से स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिवली जाके आगे उसको कन्वर्ट करना है, यो तो ही हम आगे जाके कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, एक तरह से हमारा फिलोसॉफिकल ऐसे यहाँ पे हो जाता है। तो वी हैव chunk of philosophical essays in our paper of the 2024 paper of the main CSE. तो that's a great thing, अच्छी बात है। philosophical essay भी लिख सकते हो, descriptive essay भी लिख सकते हो। descriptive essay और philosophical essay में सबसे important अगर है ना डिस्टिंक्शन भी हमें करना है तो that's the main distinction ये होती है कि philosophical essay में आपकी सोच जिधर तक जा रही है ना, आपका घोड़ा जिधर तक दौड़ रहा है उधर तक जाते रहना है। ओके, और लिखते जाना है कि आपकी सोच क्या है, आपका एनालिसिस क्या है। डिस्क्रिप्टिव में कम से कम फैक्ट्स की वहां पे ना जरूरत होती है, तो फैक्ट्स नहीं याद आते तो ना डिस्क्रिप्टिव में हमारा थोड़ा सा है ना हाथ खींच जाता है। ओके, वो डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है। फिलोसॉफिकल में खुला आसमा होता है, कहाँ पे भी घूमो, कहाँ पे भी चलते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, जो हम देखते हैं कि छोटी चीज अगर चालू करेंगे तो छोटी चीज चालू करने के बाद ही हमें दिखता है कि डोमिनो इफेक्ट होता रहता है। ओके, वी हैव हर्ड अबाउट द डोमिनो इफेक्ट। ओके, जिन्होंने शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है उनको भी पता रहेगा डोमिनो इफेक्ट कुछ ना कुछ चीज रहती है। ओके, पहले एक छोटी सी घटना होती है, उस घटने के ऊपर, उस इवेंट के ऊपर सेकेंड इवेंट हैज बीन डिपेंडेड, सेकेंड इवेंट के बाद थर्ड इवेंट, फोर्थ इवेंट, फिफ्थ इवेंट, ऐसा होते जाता है और धीरे 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 करके बड़ी चीज होती है। जैसे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में ही देखा जाए तो सिंपली क्रूसेड्स पहले हुआ करते थे, जिस क्रूसेड, रिलीजियस क्रूसेड्स की वजह से जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज से उनका कॉन्टैक्ट ग्रीक और उसके बाद आगे जाके कुछ है ना एशियन कंट्रीज के साथ आ गया। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रूसेड उनको है ना अलग अलग सोच समझ में आई, साइंस रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेटेड अलग अलग सोच समझ में आई, जिसके वजह से बाद में रेनेसांस हुआ यूरोप में। रेनेसांस के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद है ना इंपीरियलिज्म हो गया, कोलोनियलिज्म हो गया, और है ना वो धीरे 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 वहां का यूरोप का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया। तो छोटी चीज अगर देखना चाहे तो क्रूसेड है। क्रूसेड एक छोटी चीज थी, उसके वजह से हो गया रेनेसांस, उसके वजह से हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके वजह से हो गया इंपीरियलिज्म, उसके बाद हो गया कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उसके बाद कम्युनिज्म। ऐसे सोच, ऐसे विचारधाराएं अलग अलग, आइडियोलॉजीज अलग अलग, ये तो डोमिनो इफेक्ट होता है। ये डोमिनो इफेक्ट ही काफी मजेदार चीज होती है। ओके, जैसे एक इस पे आता है बटरफ्लाई इफेक्ट भी आता है। बटरफ्लाई इफेक्ट एग्जैक्टली देखा जाए तो थोड़ा सा साइंटिफिकल टर्म है विच इज रिलेटेड विद द टाइम ट्रेवलिंग। आप टाइम ट्रेवलिंग में पता रहता है कि एक घटना होती है ना, कोई तो एक चाहता है कि टाइम ट्रेवल करके मैं पीछे चला जाऊं और पीछे जाने के बाद सिर्फ एक घटनाओं को चेंज करो। ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, पहली बार ये टर्म यूज किया था जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे, उनकी जो डेथ हो गई थी, उनका जो असैसिनेशन हो गया था। एक आदमी को चाहिए, ऐसी स्टोरी बनाई गई है कि एक आदमी को ऐसा चाहिए था कि ये जॉन एफ कैनेडी का जो असैसिनेशन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है वो ना हो, उसके वजह से वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाते हैं, कुछ ऐसे है ना चेंजेस करते हैं पास्ट में, जिसके वजह से है ना जॉन एफ कैनेडी जिंदा रहते हैं, और बाद में है ना वो क्या करते हैं, फिर से है ना मशीन में आके फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में आते हो तो देखते हैं तो अर्थक्वेक हुआ पड़ा है, सब कुछ दुनिया तबाह हो गई है, कुछ नहीं रहा दुनिया में, कुछ भी नहीं रहा, ऐसे देखते हैं। तो बोला ये क्या हो गया,
मैंने तो सिर्फ जॉन एफ कैनेडी का जो है ना प्रेसिडेंट थे उस समय के यूएसए के, उनका असैसिनेशन मैंने सिर्फ रोका और इसके वजह से इतना सब कुछ हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो एक सिंपल इवेंट होता है, वो एक सिंपल इवेंट किस तरीके से वहां पे ना हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि आगे जाके क्या क्या होगा। ओके, सो यू हैव टू जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, वो करना है, सिंपल आइडिया है भाई, कर लो। सिंपल आइडिया से ही आगे जाके ना बड़े बड़े आइडियाज इजाद हो जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर 8 पॉइंट में अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ऑब्वियसली डूइंग नथिंग इज क्लियरली डिजास्ट्रस। अगर है ना कुछ भी करते नहीं है और कुछ भी अगर करते हैं उनमें एक्शन और इनएक्शन का गेम होता है। अगर हम एक्शन करते हैं, अगर देखा जाए एक्शन मतलब कुछ ना कुछ तो करना है और इनएक्शन मतलब भाई कुछ भी नहीं करना है। अगर एक्शन करेंगे तो हमें प्रॉपर आउटपुट्स दिखाई देंगे, प्रॉपर आउटकम्स हमें दिखाई देंगे। आउटकम्स बोलो या फिर आउटपुट्स बोलो, कुछ भी बोलो चलता है। ओके, तो उन आउटकम्स को ना थोड़ा हमारे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे एक्शन के ऊपर किस तरह के आउटकम्स आने वाले हैं। और अगर है ना हम जब इनएक्शन करते हैं मतलब कुछ भी नहीं करते, डू नथिंग, तो अलग अलग सर्कमस्टांस में हम चले जाते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये इनवॉलंटरी है। ओके, हमारे ऊपर हमें उसके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। तो क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, वी हैव टू थिंक इन लाइक व्हाट वी कैन से, कि जो पहली बात अगर कुछ एक्शन करेंगे तो हमें पता होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें ना प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये काफी अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था सेथ गोडिन ने। किसने दिया था? ये सेथ गोडिन करके थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो अच्छी बात है। तो सिंपल बात है, अगर आप है ना कुछ भी नहीं करोगे तो एक तो दो चीज़ों की वजह से नहीं होते हैं शायद। कभी कभी ये तो एक तो मतलब डर होता है, फियर, सिंपल फियर, या फिर कभी कभी कुछ करने में डिस्कम्फर्ट होता है। मतलब ये डिस्कम्फर्ट डर से रिलेटेड ही है, लेकिन डिस्कम्फर्ट कैन बी अनदर नोशंस व्हिच वी कैन मेंशन हियर। Okay, and because of those particular two parameters, fear and discomfort, we can totally tilted towards doing nothing. Okay, and ये doing nothing वाली जो चीज है ये दोनों, ये पर्टिकुलर दो पैरामीटर से जुड़ी हुई है और दोनों की दोनों बुरी चीज है। फियर थोड़ी अच्छी चीज है, फियर तो बुरी चीज है। डिस्कम्फर्ट अच्छी चीज थोड़ी है, बुरी चीज है। तो ऑब्वियसली इन बुरी चीजों में थोड़ी हम है ना हम एंटेंगल करके रखेंगे खुद को, हमें है ना थोड़ा सा है ना जाना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। यही कहना तो सेथ गोडिन का था, बराबर ना। तो टेक अ रिस्क, ऑब्वियसली एक रिस्क ले लो, नाचो गाओ कुछ भी करो, लेकिन एक रिस्क ले लो। ओके, जनरली अगर देखा जाए तो ये लास्ट ही ऐसे उन्होंने लिखा है 8 नंबर का, और एक्चुअली यूपीएससी एस्पिरेंट को ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है, क्योंकि है ना बच्चों का यही तकलीफ होता है कि सर मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या, है ना, करूँ तो करूँ क्या। ओके, तो क्या करना है एग्जैक्टली, कुछ तो करना है, स्टार्ट करना है। गलत हो गए चलेगा, यो अगर आप है ना थोड़ा सा इनकी मिस्टेक्स हो गए, दैट विल बी क्लियरली एक्सेप्टेबल रादर देन डूइंग नथिंग। ओके, सो करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे, गलतियां होगी, गलतियों से आप है ना थोड़ा थोड़ा है ना सीखोगे और उस सीखने के बाद ही आगे चलोगे। तो दैट पर्टिकुलर 8 नंबर का ऐसे जो है 8वें नंबर का, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है और यही हमें वहां पे देखना है। तो हमें एक बार देखते हैं कौन सा ऐसे हमारा बचा है, क्या कुछ रह गया है क्या। ओके, कुछ है ना टर्म्स टर्मिनोलॉजी अगर एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट्स फॉलो देम, डिजर्ट्स फॉलो देम मतलब जंगल सभ्यता से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। ये हमें देखा कि ये स्टेटमेंट जो है हम हिस्टोरिकल एंगल से देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल एंगल से हम देख सकते हैं, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के एंगल से भी देख सकते हैं, ह्यूमन नेचर की तरफ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा लिखा है मैंने यहाँ पे, शायद देखो, फिलोसॉफिकल एंगल से देख सकते हैं ह्यूमन नेचर। ऑब्वियसली गांधी जी, महात्मा गांधी जी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि ह्यूमन का नेचर ही ग्रीडी है। ओके, उनको नीड से ज्यादा ग्रीड है। ओके, तो उस हिसाब से ही वो जाते हैं, बराबर। उसके बाद सेकंड अगर देख लिया तो है ना, ये काफी, ये मेरे तो फेवरेट है, मतलब ये जो विंस्टन चर्चिल ने जो बात की है मेरी तो काफी फेवरेट आती है यहाँ पर। आपकी क्या है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि आप सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से कौन सा ऐसे चूज करोगे, दैट विल बी योर कॉल, लेकिन आपको आप कमेंट में मेंशन कर दो। ओके, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, विंस्टन चर्चिल का काफी अच्छा स्टेटमेंट। ये उन्होंने जो बोला था, हमने दिखा था हिस्टोरिकल एंगल से अगर जाना है तो ये सन सेटिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर होता है लैंड बेस्ड एम्पायर, और लैंड बेस्ड एम्पायर बाद में
नहीं रहने वाले, माइंड बेस्ड एम्पायर रहने वाले हैं। ओके, तो लैंड बेस्ड एम्पायर धीरे धीरे बात खत्म ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद उन्होंने देखा कि ना फ्यूचर एम्पायर जो रहता है वो हम इंटेलिजेंस के बेस रहेगा, क्रिएटिविटी के बेस रहेगा, मीडिया के ऊपर बेस रहेगा। वी ऑलरेडी टेकन एग्जांपल लाइक मेटा, मेटा का एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिख लिया था। ओके, जैसे ना उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, एक पर्सन थे पीटर थिल करके। ओके, जो है ना आखिर तक रुके हैं उनको है ना ऑब्वियसली ये मिलेगा, जो है ना बीच में चले गए थे पता नहीं किधर चले गए थे उनको तो ये नहीं मिलेगा। ओके, उनका स्टेटमेंट क्या था, क्रिएटिव मोनोपोली। ये टर्म भी हम यहाँ पे मेंशन जरूर कर सकते हैं और तो करना चाहिए। आपका है ना जितना है ना आपका रीडिंग रहेगा, जितना आपका है ना प्रॉपरली रीडिंग रहेगा रिगार्डिंग विद द हम बोल सकते हैं कि नॉन फिक्शनल का वगैरह, उस तरह से आपको ये अच्छे अच्छे वर्ड्स भी पता चल जाएंगे कि पीटर थिल ने ये बोला था क्रिएटिव मोनोपोली। क्रिएटिव मोनोपोली मतलब जो बंदे क्रिएटिव रहेंगे, दोज पर्टिकुलर पर्सन, दोज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, दोज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जो क्रिएटिव है वही आगे जाके मोनोपोलाइज करेंगे पूरे की पूरी इकोनॉमी को। ओके, तो अच्छी बात है। ये पॉलिटिकल सेंस में भी हम ले सकते हैं, ये इकोनॉमिकल सेंस में भी हम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर क्या है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ओके, उसके रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया था कि हर एक बंदे को 3P चाहिए रहता है, प्रेस्टीज, पावर, पेमेंट। लेकिन है ना ये हम सोचते हैं कि इससे मिलेगा हमें आगे जाके हैप्पीनेस, तो नहीं, इससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस तो आपको है ना आपका पाथ है, हैप्पीनेस आपका एक वे है विथ विच यू कैन ट्रैवल। ओके, आपका एक साथी है वो जिसमें आप एक तरह से सक्सेस की तरफ जा सकते हो। ओके, एंड द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, वो तो काफी मजेदार है। ओके, हमने देखा कि डाउट एंड हाइपोथेसिस दो अलग अलग चीजें होते हैं और डाउट कितना अच्छा चीज है। क्लाउड बर्नार्ड ने ये बोला था विच इज वी हैव ऑलरेडी क्लाउड बर्नार्ड के बारे में थोड़ा देखा कि वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी उनको कहा जाता है। अगर है ना सेकंड इसमें हमने देख लिया तो क्या आता है, सोशल मीडिया वाला पॉइंट हमने देख लिया। सोशल मीडिया में आपको पता है कि वो लाइक, फॉलोज, इसकी इतनी ज्यादा भूख हो गई है लोगों की कि फोमो का डर तो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं भी इसमें क्यों नहीं हूँ। ओके, उसके वजह से एक तो एंजाइटी होगा, नहीं तो एडिक्शन होगा, विच में ऑलरेडी मेंशन हो गई है। ओके, और ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, प्रॉब्लमेटिक उसको PSMU भी बोलते हैं। PSMU बराबर है, PSMU का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक। SM का मतलब ऑब्वियसली सोशल मीडिया, प्रॉब्लमेटिक सोशल मीडिया यूज। ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि साइकोलॉजिकल सेंस में ये वर्ड काफी बार यूज किया गया है। ओके, आपको पता रहेगा कि ये जो फोमो है ये थोड़ा सा इंट्रापर्सनल ट्रेट माना जाता है और जिसके वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा 6 नंबर का था किधर, ये देखो नीचे वाला, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी। ये हमारा अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट था। ओके, उन्होंने यही बताया था कि एक पर्सन का ट्रू कैरेक्टर अगर है ना हमें गेस करना है तो वी हैव टू गिव हिम अ पावर। ओके, पावर विथ विच ऑब्वियसली ही कैन एम्पलीफाई और डिस्टॉर्ट हिज ट्रू वैल्यूज और हिज ट्रू ट्रेट्स। ओके, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि पर्सन का कैरेक्टर अगर देखना है, उसका अगर है ना एथिकल कंपास अगर हमें देखना है तो उसको लगेगी पावर। ओके, और हमें ना शायद उसके बाद हमने स्टेटमेंट भी देखा था लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट वही बताता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। उसके बाद लास्ट ये दो, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। ओके, ये सिंपल स्टेटमेंट भी था वैसे देखा जाए तो। आप है ना क्या करो, एक सिंपल थॉट से चालू कर देते हो, डोमिनो इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट, इसको आप डिस्कस कर सकते हो और ये फिलोसॉफिकल ऐसे आ जाता है तो देयर इज नो एंड टू डिस्कस हो गया, वो तो कितना भी डिस्कस करो आगे चलता ही जाएगा। ओके, और हम यहाँ पे ना मतलब सोक्रेटिस की सभा में नहीं तो बैठे नहीं है, जितना डिस्कस करते जाएंगे। हम यहाँ पे वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे है ना हम कंसीडर करते हैं कि ऐसे आपको 2024 में किस किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल वे में ऑफ ऐसे आया है और मैं आपको बताएगा कि ये ना सिंपल है, मीडियम है या फिर हार्ड है। ओके, लास्ट वाला सेथ गोडिन जी का स्टेटमेंट है जिसमें फियर, डिस्कम्फर्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं विच इज रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ओके, रादर देन वी हैव टू मेक अ ट्राई फॉर दैट। एंड अगर हमें ना एक तरह से एक्शन करना ही है और गलतियां हो गई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट से ना काफी लिंक ऐसा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो ये जो ऐसे पेपर था जो मैंने बताया था, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ये ऐसे पेपर क्या था, सिंपल था, मीडियम था या फिर एवरेज था। ये मैं बोल सकता हूँ कि मीडियम और सिंपल के थोड़ा सा बीच में था, काफी मीडियम की तरफ जाने वाला मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ। अगर है ना मुझे परसेंट में भी बोलना है तो 40 to 45% हार्डनेस लेवल कंसिडर कर सकता हूँ। 100 मतलब बहुत ही हार्ड और 0 मतलब बहुत ही ईजी, वैसे तो कभी होता ही नहीं है। तो 40 to 45% हार्डनेस लेवल में चाहे तो उसका प्रेडिक्ट
कर सकता हो यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छा ऐसे था। ओके, आप भी इस तरह से क्या करो, आपके जो है ना कमेंट, आपके जो कुछ इन पर्टिकुलर 8 ऐसे जो टॉपिक्स है उनमें से आप कौन सा चूज करना चाहते हो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। आपके कुछ है ना ज़्यादा उसके रिलेटेड डिस्कशन वाले पॉइंट्स है, खास करके फिलोसॉफिकल ऐसे जो है उसका डिस्कशन हम जानबूझ के करेंगे यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। ओके, आपके कुछ डाउट रहेंगे ऐसे किस तरह से लिखना है, क्या करना है, हमारे खुद के वो है ना अलग अलग तरह के लेक्चर सीरीज आते हैं कि ऐसे राइटिंग के लिए किस तरह से जाना है, क्या करना है, कौन कौन से तरीके से ऐसे लिखना है। जैसे ना ऑब्वियसली हमने जब ऐसे लिखे थे तो हमने किस किस तरह से सोच रखी थी, और जिसके वजह से 140 प्लस स्कोर हमें आ चुके हैं, तो 140 150 ऐसे स्कोर्स आते हैं हमें। ओके, तो आए हैं 2017 में 18 में वैसे, तो उस हिसाब से आगे जाके भी ऐसे आपको भी उतना स्कोर आना चाहिए 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस। तो कैसा आना चाहिए, किस तरह से थिंकिंग रखना चाहिए वो स्कोर आने के लिए, हम आपको बताएंगे ज़रूर। और आप चाहे तो ऐसे का पूरी तरह से जो पोर्शन है, जो प्लेलिस्ट है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हो। अभी हम है ना यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं जो 2024 का ऐसे का सीएसई का ऐसे का जो पेपर हमने डिस्कस किया। आपकी भी जो कुछ है ना राय है, आपके जो कुछ सजेशंस है, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।